गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम व्यापार से लाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। हम व्यापार से लाभों का मापन किस प्रकार से किया जाता है और लाभों का वितरण किस प्रकार से होता है और लाभों को व्यापार से मिलने वाले लाभों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं व्यापार से लाभ हम किसे कहते हैं। देखिए, व्यापार से लाभ से अभिप्राय शुद्ध लाभों अथवा वस्तुओं की वृद्धि से है जो एक देश अन्य देशों के साथ व्यापार करने से प्राप्त करता है। इसका अर्थ एक देश के उपभोग में वृद्धि से भी है जो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा वस्तुओं के विनिमय और उत्पादन में विशिष्टीकरण के कारण प्राप्त होता है। अब देखिए, जिस प्रकार से देखिए एक देश के भीतर दो व्यापारी कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए विनिमय में शामिल होते हैं, उसी प्रकार दो देश कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए सौदे करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में होने वाले निरंतर विस्तार से ही इस बात का प्रमाण मिलता है कि देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भारी लाभ प्राप्त होते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि व्यापार से लाभ उत्पादन में वृद्धि और विशिष्टीकरण के रूप में प्राप्त होते हैं। जैकब वाइंडर ने बताया कि क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने व्यापार से लाभों को तीन दृष्टिकोण यथा जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तुलनात्मक लागतों में अंतर और व्यापार की शर्तों में सुधार के रूप में प्रकट किया है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने व्यापार से लाभों की व्याख्या विनिमय से लाभ और विशिष्टीकरण से लाभ की दृष्टि से की है। यानी आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसे गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज एंड गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन के रूप में इसको गेन्स को प्रकट किया है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ मिलते हैं, इसके दो कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे देखने को। एक है पोटेंशियल गेन, दूसरा है एक्चुअल गेन। आइए शॉर्ट में हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, पोटेंशियल गेन यानी संभावित लाभ दो देशों में दो वस्तुओं को उत्पादित करने का घरेलू लागत अनुपातों में अंतर है। तो और दूसरी ओर एक्चुअल गेन क्या है? देखिए, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वास्तविक जो लाभ है वो दो व्यापार कर रहे देशों में दो वस्तुओं के कीमत अनुपातों में अंतर है। तो ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट द गेन्स फ्रॉम ट्रेड या व्यापार से मिलने वाले लाभों का। अब हम लेते हैं द मेजरमेंट ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड, व्यापार से लाभ का मापना। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ मापने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई है और सबसे पहली विधि है उसमें क्लासिकल मेथड, यानी जो प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्रियों की जो विधि है। जैकब वाइंडर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभों के मापन के लिए क्लासिकल अर्थशास्त्र ने तीन तरीके अपनाए थे। पहला, तुलनात्मक लागतों में अंतर, दूसरा राष्ट्रीय आय के स्तरों में वृद्धि और तीसरा है व्यापार की शर्तें। परंतु वे इन तरीकों को पूरी तरह स्पष्ट किए बिना ही इन्हें आपस में मिला दिया करते थे। अब देखिए, रिकार्डो का जो अप्रोच है, सबसे पहले हम उसको लेते हैं। कोई देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है रिकार्डो के अनुसार जिसमें उसकी तुलनात्मक उत्पादन लागतें कम होती हैं और उन वस्तुओं का आयात करता है जिनमें उसकी तुलनात्मक लागत ऊंची होती है। इस प्रकार अपने संसाधनों के प्रयोग में किफायत करता है देश, जिससे संसाधनों की दी हुई मात्रा के बदले वह उसकी अपेक्षा अधिक आय प्राप्त करता है और जो उसे तब प्राप्त होती है जब वह हर वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करे। प्रोफेसर फिंडले ने अपनी पुस्तक जो कि 1970 में लिखी थी, उसमें रिकार्डो के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ के सिद्धांत को देखिए, ये जो डायग्राम बना रखा है रिकार्डोज अप्रोच वाला, उसकी सहायता से उन्होंने स्पष्ट किया है। व्यापार से पहले की स्थिति में आप देख सकते हैं डायग्राम में, रिकार्डोज अप्रोच वाले में, व्यापार से पहले की स्थिति में AB उस देश का उत्पादन संभावना वक्र है जो श्रम की मात्रा के दिए हुए होने पर दो वस्तुएं X तथा Y का उत्पादन करता है। AB वक्र पर देश बिंदु E पर संतुलन में है। व्यापार में शामिल होने के बाद CB रेखा की ढलान इस देश का अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात प्रदर्शित करती है।
अब मान लीजिए यह देश सीबी रेखा के बिंदु F पर संतुलन में है। यदि F पर संयोग द्वारा व्यक्त X तथा Y की मात्राओं का देश में ही उत्पादन करता है तो श्रम की मात्रा को इतना बढ़ाना पड़ेगा जो घरेलू उत्पादन संभावना वक्र को AB से सरकाकर A1 B1 पर पहुंचा दे। इस प्रकार व्यापार से होने वाला लाभ को BB1 अपॉन OB मापेगा। अब माल्थस का जो व्यू है इस संबंध में, माल्थस ने देखिए रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना की और उनका कहना था कि रिकार्डो ने व्यापार से लाभ का बहुत ही अति अनुमान किया है। माल्थस का मत क्या है? माल्थस का मत है कि जब घरेलू उत्पादन संभावना वक्र सरक कर A1 B1 पर चला जाएगा, आप देख सकते हैं रिकार्डोस अप्रोच वाले फिगर में, तो क्या होगा? तो संतुलन बिंदु F नहीं होगा। CB पर सापेक्ष कीमतों की अपेक्षा A1 B1 पर सापेक्ष कीमतें निर्यातित वस्तु X के अधिक अनुकूल होगी, इसलिए उपभोक्ता F की बजाय A1 B1 पर F के दाईं ओर किसी बिंदु को अधिमान देगा। अतः CB पर व्यापार से लाभ को BB1 अपॉन OB अनुपात में श्रम की वृद्धि द्वारा नहीं मापा जा सकता। इसका कारण यह है कि CB पर परिवर्तन की अपेक्षा A1 B1 पर F के दाएं को परिवर्तन बेहतर है। और फिंडले का जो मत है, देखिए प्रोफेसर फिंडले ने समुदाय उदासीनता वक्र CI का प्रयोग कर व्यापार से लाभों के रिकार्डो का माप का संशोधन किया है। यदि श्रम को इतना बढ़ा दिया जाए कि वह उत्पादन संभावना वक्र को A1 B1 की बजाय AB पर A0 B0 पर तक धकेलने के लिए पर्याप्त हो, तो CI वक्र पर G बिंदु प्रत्येक व्यक्ति को उतनी ही श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचा देगा जितना कि वह स्वतंत्र व्यापार बिंदु F पर है। इसलिए व्यापार से जो लाभ होगा वह अपेक्षाकृत अधिक लाभ BB1 अपॉन OB की बजाय BB0 अपॉन OB के बराबर होगा। इस माप से उस आलोचना का समाधान हो जाता है जो माल्थस ने रिकार्डो पर की है। अब नेक्स्ट वाला जो अप्रोच है व्यापार से लाभों के मापन के संबंध में, वो है मिल का अप्रोच। तो दूसरे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं मिल का अप्रोच बताया गया है। और JS मिल ने देखिए अपने पारस्परिक मांग के सिद्धांत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ तथा उस लाभ के वितरण का भी विश्लेषण किया है। मिल का मत है कि पारस्परिक मांग व्यापार की शर्तों को निर्धारित करती है जो कि आगे प्रत्येक देश के व्यापार से लाभ के वितरण को निर्धारित करती है। व्यापार की शर्तें शब्द दो देशों के बीच वस्तु विनिमय शर्तों को बताता है, अर्थात किसी देश के निर्यात की दी हुई मात्रा के लिए आयात की मात्रा के अनुपात को बताता है। अब देखिए इसको हम एक उदाहरण लेके समझते हैं। देश A में श्रम की 2 इकाइयां वस्तु X की 10 इकाइयां और वस्तु Y की 10 इकाइयों का उत्पादन करती है, जबकि देश B हम मान लेते हैं वही श्रम 6X तथा 8Y का उत्पादन करता है। घरेलू विनिमय अनुपात अथवा घरेलू व्यापार शर्त देश A में 1x = 1y और देश B में 1x = 1.33y है। इसका मतलब है कि X देश की एक इकाई को देश A में Y की 1 इकाई से और देश B में Y की 1.33 इकाई से विनिमय किया जा सकता है। इस प्रकार दो देशों के बीच व्यापार की शर्त 1x अथवा 1y अथवा 1.33y के बीच कहीं होगी। परंतु देखिए वास्तविक विनिमय अनुपात पारस्परिक मांग पर निर्भर करेगा, अर्थात दो परस्पर व्यापार कर रहे देशों कि उनकी अपनी वस्तु के रूप में एक दूसरे की वस्तु की मांग की सापेक्ष शक्ति और लोच पर वास्तविक विनिमय अनुपात निर्भर करेगा। अब देखिए यदि वस्तु Y के लिए देश A की मांग अधिक गहन है तो व्यापार की शर्तें 1x = 1y के अधिक निकट होंगी। व्यापार की शर्तें B के अधिक अनुकूल और A के अधिक प्रतिकूल होंगी। B को अधिक लाभ होगा और A को कम। दूसरी ओर यदि Y के लिए देश A की मांग कम गहन यानी अधिक लोचदार है तो व्यापार की शर्तें
1x इज इक्वल टू 1.33y के अधिक निकट होगी। व्यापार की शर्त ए के पक्ष में और बी के प्रतिकूल हो जाएगी। ए को अधिक लाभ होगा और बी को कम। व्यापार से लाभ के वितरण को देखिए इस डायग्राम में बताया गया है। मार्शल एजवर्थ ऑफर कर्व्स के रूप में स्पष्ट करते हैं हम इसे। ओ ए आप डायग्राम में देख सकते हैं, देश ए का, और ओ बी देश बी का प्रस्ताव वक्र है। ओपी तथा ओक्यू क्रमशः देश ए तथा बी में वस्तु x तथा y के उत्पादन के घरेलू स्थिर लागत अनुपात है। ये रेखाएं वास्तव में वे सीमाएं हैं जिनके बीच दो देशों में की व्यापार की शर्तें स्थित है, परंतु व्यापार की वास्तविक शर्त बिंदु E पर तय होती है जहां OA और OB वक्र परस्पर काटती हैं। OT रेखा E बिंदु पर व्यापार की संतुलन शर्तों को व्यक्त करती है। देश A के भीतर लागत अनुपात y की KS इकाइयां इज टू x की OK इकाइयां हैं, परंतु व्यापार से इसे y की KE इकाइयां प्राप्त होती है, इसलिए इसे y की SE इकाइयों का लाभ होता है। देश B के भीतर लागत अनुपात y की KR इकाइयां इज टू x की OK इकाइयां हैं, परंतु यह y की KE इकाइयों के बदले देश A से x की OK इकाइयां आयात करता है, इसे y की ER इकाइयों का लाभ होता है। इस प्रकार व्यापार में प्रवेश करने से दोनों देशों को लाभ होता है।